करीब 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि वो मंगलवार को अपने घटक दलों से बात करके इस मुद्दे पर फैसला करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार नियम 184 के तहत संसद में बहस के लिए तैयार हो सकती है। इस नियम के तहत बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने में नाकाम रही ममता बनर्जी की पार्टी वोटिंग नहीं चाहती है। मुलायम, मायावती और लालू भी वोटिंग के पक्ष में नहीं हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने नियम 184 के तहत बहस पर अड़ी पार्टियों से दोबारा पुनर्विचार की अपील की। वहीं बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज ने सरकार की इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि अब इस मामले पर कोई समझौता विपक्ष नहीं करेगा। एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार को संसद की कार्रवाई चल नहीं पाई। नतीजन मंगलवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या सीमित किए जाने के सरकार के फैसले के विरोध में जारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने सरकार के 2 महीने पहले किए गए इन 2 फैसलों के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी को दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के नजदीक पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के नजदीक पहुंचकर प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की दिन भर की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही सुबह सदन की कार्यवाही शुरू की गई, प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी के विधायक हाथों में बैनर लेकर वेल में आ गए, जिसके बाद हंगामा बढ़ता गया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सत्र का दूसरा दिन सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और अनुपूरक बजट पेश किया गया, वैसे ही प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। विरोध सिर्फ बीएसपी ने नहीं बल्कि भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस समेत सभी दलों ने किया। सदन में हंगामा भी हुआ। इस दौरान कई विधेयक भी पेश किए गए और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यही हाल विधान परिषद में भी देखने को मिला, जहां पर विपक्ष के हंगामे के बाद विधान परिषद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब साफ है कि जैसे तेवर आज विपक्ष के सदन में देखने को मिले हैं, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपाई नेता रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक और पोंटी चड्ढा डबल मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए सुखदेव सिंह नामधारी एक ही जैसे व्यक्ति हैं। सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए निशंक और नामधारी के बीच लेन देन हुआ था और इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ये कहना है मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुखदेव सिंह नामधारी की नियुक्ति के पीछे बड़ा लेन देन हुआ है और इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, निशंक जी से नैतिकता की उम्मीद करनी तो बेकार है, भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद बेकार है और नामधारी तो निशंक जी के बनाए हुए हैं, तो जैसे निशंक थे वैसे ही नामधारी ही निकले, इसमें क्या खराब बात है। सबसे पहले तो निशंक जी पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस लेन देन के तहत नामधारी जैसे आदमी को इतना बड़ा पद दिया गया, जिसकी लाल बत्ती लिए हुए वो हत्याओं में षड्यंत्र में भागीदारी होते हुए घूम रहा है। खनन में इतना जबरदस्त घोटाला किया कि एक सन्यासी आमरण अनशन पर मर गया, दिवंगत हो गया निशंक जी के कारण। एक कैग की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी निशंक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा बनकर घूम रहे हैं। समय रहते बीजेपी को निशंक जैसे भारी भार से छुटकारा पाना चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि निशंक इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये खुद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। बीजेपी को चाहिए कि वक्त रहते ही निशंक जैसे भारी भार को हटा दिया जाए और उनसे बीजेपी को छुटकारा पा लेना चाहिए। को
को भारत का संविधान पूरा होता है, 26/11 को ही मुंबई पे हमला होता है और 26/11 को ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बन जाती है। यानी कुल मिलाकर अरविंद ने तारीख तो ऐतिहासिक चुनी है, लेकिन तिरंगे, गांधी टोपी, सत्याग्रह, स्वराज और आम आदमी के पुरातन नारे से क्या नूतन पार्टी नई तारीख लिख पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई पार्टी आप यानी आम आदमी पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही 25 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, जिसके अहम सदस्य खुद अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, शांति भूषण रहेंगे। साथ ही आज ही के दिन तकरीबन 350 लोगों ने अपना घर, अपनी दुकान और अपनी झुग्गी तक पार्टी कार्यालय बनाने के लिए दे दी गई। अगर सदस्यता की बात की जाए तो आज ही दिन भर में तकरीबन 15,000 लोगों ने आप पार्टी की सदस्य भी ले ली है। शुरुआत बेहद तेज हुई है। क्या इस तेजी को 2014 के चुनाव तक बरकरार रख पाएंगे अरविंद केजरीवाल? संसद की कार्यवाही भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का संसद मार्ग पे लगा सड़क का दरबार जारी है शाम तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब सिर्फ भीड़ दिखाना ही आपकी पार्टी के लिए काफी नहीं होगा, बल्कि इस भीड़ को वोट बैंक में भी बदलना होगा, तभी जीत पाएंगे जमहूरियत की जंग आप। पीपीएस अधिकारियों का आईपीएस बनने का रास्ता आज साफ हो गया। यूपी डेलीगेशन आज यूपीएससी भवन पहुंचा। 1982 बैच से 1986 बैच के 68 पीपीएस अधिकारियों की डीपीसी होनी है, जिसके लिए आज यूपी डेलीगेशन में शामिल सूबे के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव और डीजीपी एसी शर्मा ने यूपीएससी चेयरमैन डीपी अग्रवाल के साथ यूपीएससी भवन में बैठक की। ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली। इस दौरान सभी पीपीएस अधिकारियों के रिकॉर्ड्स की समीक्षा भी की गई। वहीं कल एक बार और यूपी डेलीगेशन की मीटिंग यूपीएससी के आला अधिकारियों के साथ होनी है। आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद पीपीएस अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पौंटी चड्ढा मर्डर केस में पुलिस के बढ़ते दायरे के साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासे में ये बात पता चली है कि पौंटी ने अपनी रसूख का इस्तेमाल कर एक ही पते पर 19 आर्म्स लाइसेंस लिए थे। पुलिस की जांच के मुताबिक चड्ढा परिवार को मुरादाबाद से 8 रिवॉल्वर, 8 राइफल और 3 बंदूकों के लाइसेंस मिले। एक हाथ न होने के बावजूद भी पौंटी ने न सिर्फ अपने नाम पर आर्म्स लाइसेंस लिए थे, बल्कि अपने परिवार के लोगों के लिए भी एक ही पते पर कई आर्म्स लाइसेंस लिए थे। सूत्रों के मुताबिक इस खुलासे के बाद शासन ने रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इस बात की भी पूरी छानबीन की जा रही है कि पौंटी को लाइसेंस देने के दौरान कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। बीजेपी ने चड्ढा ब्रदर्स मर्डर केस के आरोपी सुखदेव सिंह नामदारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने आज निष्कासन का ऐलान कर दिया, जबकि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी ने रविवार को कहा था कि नामदारी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नामदारी बीजेपी सरकार के दौरान अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना था और बीजेपी का सदस्य भी रहा। इसी आधार पर बाजपुर की बीजेपी इकाई ने उसे पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने रविवार को ही कह दिया था कि जांच के बाद नामधारी पर कार्रवाई करने का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं के बयानों में विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है। देखिए, जहाँ तक नामधारी का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी नहीं है और कोई जरूरी नहीं कि पार्टी का सदस्य हो और इसलिए उनको दायित्व दिया जाए, ऐसा नहीं है। और नामधारी इस समय एक उदाहरण है हमारे पास कि वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको भी जो है दायित्व दिया गया और उनको जो दायित्व दिया गया वो चूंकि उसी वर्ग से संबंधित थे, उसी वर्ग के बीच में उनका बड़े लंबे समय से काम भी था, इस नाते उनको दायित्व दिया गया था। अब जबकि नामधारी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है, तो भला लखीराम जोशी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर जब नामधारी पार्टी में नहीं थे तो फिर उनको निष्कासित कैसे कर दिया गया। उत्तराखंड के तमाम जिलों में मुख्यमंत्री विजय भवन ने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा अभियान के तहत मुख्यमंत्री विजय भवन ने आज उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और इस के काम काजों की समीक्षा की। 4 जिलों की ये समीक्षा श्रीनगर, गढ़वाल में आहूत हुई।
जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन किया। बाद में सीएम विजय भवन ने कुमाऊं एवं गढ़वाल के तमाम जिलों की समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। समाचार प्लस 27 नवंबर को उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सचिवालय में शाम 6 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कृषि निदेशालय को पौड़ी शिफ्ट किए जाने के मसौदे पर फैसला लिया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा पाने वाले मेडिकल के छात्रों के सरकारी अस्पताल में नियुक्ति पर भी फैसला किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सूबे के कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ कांग्रेस नेता सुरवीर सिंह सजवाड़ की उपजी नाराजगी के बाद उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सजवाड़ को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। कई नेताओं ने इसे कांग्रेस द्वारा सुरवीर सजवाड़ को साधे रखने के लिए लॉलीपॉप देने जैसा कहा, क्योंकि भविष्य में सूबे में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। वहीं पद मिलने के बाद शूरवीर की नाराजगी सामने आई। हालांकि उन्होंने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद को लॉलीपॉप मानने से इनकार कर दिया। वहीं शूरवीर का कहना है कि वो कांग्रेस नेताओं के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और जल्दी ही पंचायत, निकाय और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उत्तराखंड में जनता को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने की सरकार की योजना की पोल खुलती नजर आ रही है। 1 दिसंबर से प्रदेश के अस्पतालों और बाजार में जेनरिक दवाइयां मुहैया कराने के दावे बजट की कमी की वजह से पूरे नहीं हो पाएंगे। दरअसल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही जेनरिक दवाखानों को प्रदेश में जल्द खुलवाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन चिकित्सक संघ का कहना है कि बजट की कमी और अधिकारियों के लापरवाह रवैये के चलते अब तक जेनरिक दवाएं प्रदेश को नहीं मिल पाई हैं। जबकि स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि केंद्र द्वारा 17 लाख का सालाना बजट इस मद में दिया जाना था। देखिए, जेनरिक दवाइयों के लिए व्यवस्था कर ली गई है। भारत सरकार को नोट प्रेषित कर लिया गया है। पिछले साल क्योंकि 17 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और क्योंकि इस बीच में समय अधिक हो गया, फॉर्मेट में बहुत सारे चेंजेज उन्होंने करवाए हैं और अंतिम जो उसमें जो मानकों में जो परिवर्तन संशोधन होना था वो अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बाकी अभी 17 करोड़ रुपए तो उन्होंने पूरे साल का किया था, हमारे पास महीने बचे हैं 4 महीने का 5.5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने जेनरिक दवाइयों का एक जो है प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। और वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मानकों में बदलाव की वजह से सूबे को ये पैसा नहीं मिल पाया है। सूबे के परिवहन निगम की लापरवाही के चलते प्रदेश के 550 परिवारों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। दरअसल इन परिवारों के सदस्य परिवहन निगम में नौकरी करने के दौरान मौत के गाल में समा गए, लेकिन निगम ने अब तक इनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी है। ऐसे में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई आश्रित तो ऐसे हैं जो पिछले 4 सालों से नौकरी की आस में परिवहन निगम के दफ्तर के धक्के खा रहे हैं। इस मामले में परिवहन निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर इन लोगों को नौकरी देने से इनकार कर रहा है। 2005 में निगम के ही बोर्ड ने 170 मृतक आश्रितों को परिवहन निगम में नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन आज तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मृतक आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और मैं उसकी फाइल को भी मंगा रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ क्या है, किस स्तर पर लटका हुआ है। अगर कहीं कोई खामी होगी तो उसे दूर करते हुए निश्चित रूप से मैं अपने ये मृतक आश्रित को नौकरी देने का काम करूँगा। इस मामले में सूबे के मंत्रियों की तरफ से महज लोगों को आश्वासन ही मिल रहे हैं। नगर निगम के नाम पर हो रही अवैध उगाही से परेशान ऑटो चालकों ने आज हड़ताल रखी। ऑटो चालकों ने आरटीओ से किराया बढ़ाए जाने की भी मांग की है। आज गाजियाबाद में ऑटो और टेम्पो चालकों ने नगर निगम के नाम पर चल रही अवैध वसूली सहित तमाम मुद्दों पर हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का असर पूरे शहर में दिखा और हजारों 3 व्हीलर्स के पहिए थम गए। आम लोगों को इस हड़ताल के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑटो चालक संघ का कहना है कि निगम उनसे टैक्स तो वसूलता है, लेकिन टेम्पो स्टैंड की सुविधा नहीं दे रहा है, जिसके चलते जाम की समस्या जन्म लेती है।
इसके साथ ही टेम्पो चालकों ने आरटीओ से किराया भी बढ़ाने की मांग की है। ऑटो चालकों के प्रदर्शन ने कई जगहों पर उग्र रूप भी धारण कर लिया और हड़ताल में न शामिल होने वाले ऑटो चालकों से हाथापाई भी की गई। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना